क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, या आप ऐसे कह सकते हो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो ये नोट्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं ये नोट्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जो भी इसमें है सब कुछ। तो सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूजर से इनपुट लेता है, फिर जो इनपुट डेटा जाता है कंप्यूटर में उस पर एरिथमेटिक या लॉजिक जिस भी टाइप के ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप का ऑपरेशन होता है। और फिर प्रोसेस होने के बाद जो डेटा होता है वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस के थ्रू, आउटपुट डिवाइस में मतलब प्रिंटर या स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है, तो वो मिलता है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूजर से इनपुट लेता है डेटा, उस डेटा पे ऑपरेशन करता है और उस डेटा का एक मीनिंगफुल आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू देता है। हम चाहें तो कंप्यूटर पे उस डेटा को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जो कंप्यूटर वर्ड होता है जो कंप्यूटर वर्ड होता है वो ग्रीक वर्ड कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट, यानी कि कैलकुलेट करना। बेसिकली पहले जो कंप्यूटर होते थे उनका यूज यही होता था, वो कैलकुलेशन के काम आते थे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। आगे जब क्लास 11th में आप जाओगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ोगे। तो बेसिकली पहले के कंप्यूटर कैलकुलेशन के ही काम आते थे, तो इसलिए उसी के नाम कंप्यूट के नाम पे ही, मतलब कंप्यूट वर्ड से ही कंप्यूटर बन गया। बाद में उसके मल्टीपल यूजेस होने लगे। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला स्पीड, ये आप सबको पता है कि कंप्यूटर मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन एक सेकेंड में कर सकता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो भी ये आंसर देगा वो सही होगा, इसमें एरर के कोई चांसेस नहीं होते हैं। यानी कि आंसर तभी गलत होगा जब हमें उसको इंस्ट्रक्शन ही गलत दिया हो या डेटा ही गलत दिया हो, नहीं तो ऐसे वो कभी भी गलती नहीं कर सकता। स्टोरेज, स्टोरेज आपको पता है कि उसमें हार्ड डिस्क लगा होता है या अलग से पेन ड्राइव आप लगा सकते हो और जितना मन उतना डेटा स्टोर कर सकते हो, तो उसमें स्टोरेज होते हैं, वास्ट स्टोरेज होता है। वर्सेटैलिटी, वर्सेटैलिटी का मतलब होता है मल्टीटास्किंग। जैसे ह्यूमन होता है, ह्यूमन एक काम में परफेक्ट होता है, ठीक है। जो कंप्यूटर होता है वो जिस भी काम के लिए बना है उसको जितने भी आप काम दोगे वो सारे कंप्यूटर्स को, वो सारे टास्क को सेम एक्यूरेसी के साथ करेगा, सेम परफेक्शन के साथ करेगा। नेक्स्ट है डेलिगेंस। डेलिगेंस का मतलब होता है जैसे ह्यूमन होते हैं, तो ह्यूमन होते हैं अगर वो किसी काम को लंबे टाइम तक करे तो बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, इसकी वजह से लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है, कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता है। आप उससे 24 घंटे बिल्कुल एक हफ्ते लगातार जितना मन उतना काम करो, वो न थकेगा और ना ही बोर होगा, उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, यानी कि हम जिस पे भरोसा कर सके। तो कंप्यूटर रिलायबल ऐसे है कि हम अगर उसको, अगर मान लो सेम इनपुट देते हैं, ठीक है, अगर किसी ह्यूमन बीइंग को अगर हम सेम प्रोसेस दे कि यही काम तुमको बार बार करना है, जैसे लेट से कि 2 नंबर्स को ऐड करना है, अब हम उसको कहें कि इन दोनों नंबर्स को 1000 बार ऐड करो, है ना, तो वो क्या कभी ना कभी ऐसा कहेगा, कभी ना कभी या कहीं ना कहीं वो गलत कर देगा, मतलब सेम ही इनपुट के अलग आंसर आएंगे। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, आप अगर जो इनपुट दोगे, अगर सेम इनपुट अगर आप 1000 बार भी दो, कितने भी टाइम अगर सेम इनपुट दो तो सेम इनपुट का सेम ही आउटपुट आएगा। ऑटोमेटिक ऑपरेशन, मतलब कि अगर एक बार हम जब कंप्यूटर में डेटा फीड कर देते हैं और इंस्ट्रक्शंस को दे देते हैं, उसके बाद वो ह्यूमन से उसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी वो सब कुछ अपने आप कर लेता है जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिला होता है उसके बेस पे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या लिमिटेशंस है, उसकी क्या कमियां हैं। तो सबसे पहला है जीरो आईक्यू। कंप्यूटर का खुद का आईक्यू नहीं होता है, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है। तो कंप्यूटर जो होता है वो ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है, उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। मैंने ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है या कीवर्ड है
वो मैंने बोल्ड कर दिया है नोट्स में, ध्यान से देख लेना। तो जो कंप्यूटर है वो इंस्ट्रक्शंस के लिए ह्यूमन बीइंग पे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के लिए डिपेंड करता है ह्यूमन बीइंग पे। खुद से वो कुछ भी ये नहीं समझ सकता कि क्या करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट है नॉट एबल टू टेक डिसीजंस। कंप्यूटर जो होता है वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। हम उसे जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसा डेटा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। उसे कुछ मतलब नहीं है कि उसे कैसा डेटा मिला है, क्या इंस्ट्रक्शन मिला है, बस उसे जो मिलेगा वो उसके हिसाब से अपना वर्क कर देगा। तो खुद का डिसीजन नहीं ले सकता। इनकेपेबल टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। जैसे ह्यूमन बीइंग होता है, तो अगर उसने पहले कोई गलती की है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को ध्यान रखता है और आगे ये ट्राई करता है कि वो आगे गलती ना हो। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। उसने अगर पहले भी कोई गलती की है सेम, अगर आगे भी सिचुएशन आती है तो सेम गलती करता है। वो बस इनकरेक्ट मैसेज दिखाएगा कि यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। वो ये नहीं करेगा कि पहले ये गलती थी तो उसके बेसिस पे इसको ठीक कर ले, ऐसा वो नहीं करता है। वो बस एरर मैसेज जनरेट करता रहेगा। फिर जब हम उस एरर को सॉल्व करेंगे तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब एरिया ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये बेसिकली सबको पता होगा इस टाइम पे। एजुकेशन में सबको पता है, स्मार्ट क्लास वगैरह में कंप्यूटर से पढ़ाई होती है। फिर बिजनेस में आपको पता है स्टॉक मार्केटिंग में जो होता है वहाँ पे कंप्यूटर यूज होते हैं। या फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग का मतलब कि जैसे पास्ट में पहले कोई कंडीशन आई है, उसके बेसिस पे फ्यूचर में ये फाइनेंशियल कंडीशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो कैसी होगी, तो वो सारा फॉरकास्ट होता है कंप्यूटर के थ्रू। बैंकिंग में भी यूज होता है कंप्यूटर, ई बैंकिंग होती है। हेल्थ केयर में पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई पेशेंट होता है तो उसके हार्ट बीट वगैरह को मॉनिटर करने के लिए उसमें कंप्यूटर लगा होता है, वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही होता है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन में जैसे कोई भी इक्विपमेंट बनता है तो वो डायरेक्ट इक्विपमेंट नहीं बनता है, पहले उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, फिर उस डिज़ाइन के बेस पे वो इक्विपमेंट बनता है। तो वो डिज़ाइन बनाने के लिए कंप्यूटर यूज होता है। फिर डिफेंस का मतलब जैसे हमारी आर्मी वगैरह है तो वहाँ पे भी यूज होता है मिसाइल कंट्रोल करने के लिए, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक है उनको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है कंप्यूटर। कम्युनिकेशन में तो ये तो किसी को बताना नहीं है, हर जगह व्हाट्सएप एंड ऑल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब तो जूम से पढ़ भी रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन में, ये भी हो जाएगा। कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट है मार्केटिंग में सबको पता है शॉपिंग सब लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी यूज होता है हमारा कंप्यूटर। रेलवे और एयरपोर्ट्स पे वहाँ पे टिकट बुक करने के लिए होता है। इंटरटेनमेंट में कंप्यूटर का यूज होता है विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। वीएफएक्स आपने एक वर्ड सुना होगा, जब हॉलीवुड की मूवीज बनती है तो उसमें एक बस ग्रीन कर्टन होता है पीछे और एक्टर बस कर रहा होता है, उसके पीछे जो ग्रीन कर्टन होता है उसको जैसे मन वैसे कन्वर्ट कर दिया जाता है कंप्यूटर से। फिर ये है नेक्स्ट है लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब है कि जो हमारी लॉ है, यानी कि कोर्ट वगैरह है या फिर पुलिस वगैरह है, वहाँ पे हम कंप्यूटर का क्या यूज है। तो वहाँ पे अब आपको पता ही है कि फिंगरप्रिंट हर जगह लग गया है। क्रिमिनल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला तो होता है इनपुट यूनिट सबको पता है कि जो डिवाइस इनपुट लेता है यूज़र से, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, वेबकैम हो गया, तो ये होता है इनपुट यूनिट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू होता है वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक और लॉजिक। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट भी आपको पता ही होगा। आउटपुट यूनिट जो होता है वो रिजल्ट्स को शो करता है। जैसे हमने कंप्यूटर को कुछ काम दिया, अब कंप्यूटर जब वो काम कर लेगा तो हम उससे रिजल्ट मांगेंगे कि भाई क्या काम किया तुमने, दिखाओ। तो या तो वो प्रिंटर के थ्रू या फिर हमारे स्क्रीन पे वो दिखाता है, तो वो आउटपुट यूनिट हो जाता है। अब इसमें एक टॉपिक है आईपीओ, यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ये साइकिल में क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर है वो यूजर से इनपुट लेता है, तो वो हो गया ये इनपुट पार्ट, ठीक है। फिर उस इनपुट डेटा पे जो सीपीयू है वो प्रोसेस करता है, ठीक है, जो भी अरिथमेटिक या लॉजिक जिस भी टाइप का ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है इसमें।
और जो आउटपुट डिवाइस है वो उस प्रोसेस डेटा को यानी कि उस रिजल्ट को हमें दिखाता है। तो ये जो साइकिल होती है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट देने की, इसी को कहते हैं आईपीयू साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। जो सीपीयू होता है उसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ये डेटा प्रोसेस करता है। इट ऑल्सो स्टोर्स डेटा, ये डेटा को स्टोर भी करता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को भी स्टोर करता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स का मतलब मान लो आपने बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए, तो कंप्यूटर क्या करता है कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेता है, उन पार्ट्स को सॉल्व करता है और फिर उन सबको एक साथ जोड़ के रिजल्ट देता है। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट जब जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनके जो रिजल्ट होंगे उसको कहेंगे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। एंड इंस्ट्रक्शन भी स्टोर करता है। जैसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस डेटा पे इंस्ट्रक्शन करना है, तो वो पहले स्टोर होता है, फिर उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट कब किस चीज़ को एक्सेस करेगा, कैसे काम करेगा, वो सारा कंट्रोल करने का भी काम सीपीयू का होता है। नीचे ब्लॉक डायग्राम है सीपीयू का। इनपुट यूनिट से मैंने बताया था अभी कि डेटा इनपुट होता है कंप्यूटर के अंदर, अब वो डेटा जाता है स्टोरेज यूनिट के अंदर, ठीक है। और जो उसका डेटा का फ्लो है यानी कि जो इंस्ट्रक्शन होता है वो जाता है कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट सब कुछ कंट्रोल करता है कि इनपुट यूनिट से कब डेटा आएगा, फिर ये स्टोरेज यूनिट से उठ के डेटा जाता है ये यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए, जो भी उस पर काम करना होता है डेटा पे वो ऑपरेशन होता है, और फिर वो आता है यहाँ हमारा आउटपुट डिवाइस के थ्रू रिजल्ट हमें मिलता है। ये दो एरो इसीलिए लगा है कि यहाँ से जो डेटा इनपुट हम करते हैं वो पहले जाता है यहाँ पे प्रोसेसर पे, प्रोसेस करता है डेटा और फिर ये डेटा उठ के आता है स्टोरेज यूनिट में। अब ये कंट्रोल यूनिट का काम ये है कि इनपुट यूनिट कब यूज होगी, स्टोरेज यूनिट कब यूज होगी, आउटपुट यूनिट कब यूज होगी, वो सारा कंट्रोल करने का काम ये सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। यहाँ पे लिखा भी है नोट डॉटेड लाइन फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो डॉटेड लाइन है ये फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन कि इंस्ट्रक्शन कैसे जा रहा है वो शो कर रहा है, और जो सॉलिड लाइन है यानी कि ये जो एरो वाली लाइन है वो डेटा के फ्लो को दिखा रहा है कि डेटा कैसे कैसे फ्लो हो रहा है। सीपीयू के कंपोनेंट्स जो है वो, तो सबसे पहला है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में लिखा ही है यहाँ पे कंट्रोल एंड रेगुलेट्स ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है कि इनपुट कब होगा, स्टोरेज कब होगा, आउटपुट कब जाएगा, इनपुट होगा तो किस डिवाइस के थ्रू इनपुट होगा, फिर वो डेटा कहाँ जाएगा, सारा काम होता है सीयू का, कंट्रोल यूनिट का। नेक्स्ट है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब जो डेटा आता है उस पर अरिथमेटिक का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या कोई लॉजिकल कैलकुलेशन, इस टाइप के जो भी कैलकुलेशन का काम होता है वो सारा होता है ALU में। नेक्स्ट यूनिट होता है MU यानी कि मेमोरी यूनिट। मान लो जब हमारे पास डेटा आया तो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई लंबा प्रोसेस है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में होता है और छोटे छोटे पार्ट्स मेमोरी में स्टोर होते हैं, और जब सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, सारे पार्ट्स एक साथ स्टोर होके एक साथ इंटीग्रेट होके आउटपुट डिवाइस पे आते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के काम करता है, या फिर जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको स्टोर करने के काम आता है। मतलब जो भी स्टोरेज से रिलेटेड काम होता है, डेटा को स्टोर करने का काम, वो सारा मेमोरी यूनिट में होता है। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी कितने टाइप की होती है, तो ये बेसिकली होती है दो टाइप की, इंटरनल यानी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है दो टाइप की, रोम एंड रैम, ठीक है। जो रोम होता है वो होता है 4 टाइप का, पी रोम, ईपी रोम, फ्लैश रोम, रैम ऐसे ही एस रैम एंड डी रैम। फिर सेकेंडरी मेमोरी आपको पता होगा हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, जो भी आप एक्सटर्नल डिवाइसेज यूज करते हो डेटा स्टोर करने के लिए, वो होता है सेकेंडरी स्टोरेज। नीचे मैं ये सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगा अभी। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी।
तो प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने ऊपर अभी दिखाया था हायरार्की में, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, तो ये क्रिटिकल प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर जब बूट होगा, ठीक है, तो कौन सी फाइल कहाँ लोड होगी, कौन सी फाइल किस सीक्वेंस में लोड होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन रोम पे स्टोर होती है। अब इसको रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि हम इस मेमोरी को बस रीड कर सकते हैं, इस पे डेटा हम राइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये होता है रीड ओनली मेमोरी। और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इस पे हम जब मन करे तब डेटा राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, रैंडमली जब मन करे तब, जब हमारी रिक्वायरमेंट हुई उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो में जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है इट इज़ नॉन वॉलेटाइल, यानी कि इसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं है। इस पर एक बार जो डेटा सेव हो गया वो सेव हो गया, उसके बाद अगर पावर चला भी जाएगा तो वो डेटा उसमें सेम वैसे पड़ा रहेगा, डिलीट नहीं होगा। जो रोम होता है वो एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है। अब एम्बेडेड सिस्टम का मतलब जैसे प्रिंटर हुआ, कोई भी स्मार्ट डिवाइस एम्बेडेड सिस्टम होती है। जैसे प्रिंटर में एम्बेडेड एक चिप लगी होती है, ठीक है, उस पर ये प्रोग्रामिंग लिखी होती है कि ये पेपर जैम होगा या फिर इंक ख़त्म होगा तो उसका नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उस रोम पे लिख के उस प्रिंटर में लगाया होता है। यूज इन कैलकुलेटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेज, जो रोम होता है वो कैलकुलेटर में भी यूज होता है और पेरिफेरल डिवाइसेज में भी यूज होता है। जो पेरिफेरल डिवाइसेज होती है वो पेरिफेरल डिवाइसेज उनको कहते हैं जो एक वायर के थ्रू हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, जैसे वायर्ड माउस या फिर वायर वाले कीबोर्ड या फिर वायर के थ्रू अगर हम प्रिंटर भी कनेक्ट करते हैं वो भी पेरिफेरल डिवाइस होगा। अब नेक्स्ट है रोम। रोम के क्लासिफिकेशन। अब जो रोम होता है वो रोम 4 टाइप के होते हैं। ऊपर हायरार्की में बताया था पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम एंड फ्लैश रोम। अब ये देख लेते हैं पहले पी रोम क्या होता है। टाइप्स जो होते हैं, पहले मैं ये बता दूं कि जो टाइप्स जो होते हैं वो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे नए टाइप की टेक्नोलॉजी आती जाती है। तो पहले जो रोम बना था वो प्रोग्रामेबल रोम था, ठीक है। प्रोग्रामेबल रोम का मतलब कि मेमोरी बना के मैन्युफैक्चरर ने या फिर जो भी बनाता है उसने बना के दे दिया, और फिर जो प्रोग्रामर है उसको जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट हुई, मान लो अगर प्रिंटर में लगाना है तो प्रिंटर का उस पर कोड लिखेगा, कैलकुलेटर में लगाना है तो कैलकुलेटर का उस पर कोड लिखेगा। मतलब जैसा उसका रिक्वायरमेंट होता है वैसा उस पर एक बार कोड लिख दिया और उसके बाद फिर वो चेंज नहीं होता है। एक चीज़ और ये है कि जो पीरोम होता है वो एंड यूजर उसे उसके कंटेंट को चेंज नहीं कर सकता है। एंड यूजर का मतलब कि जैसे हम लोग को कोई मतलब नहीं है कि रोम कैसे काम करता है, ठीक है, या उस पर डेटा कैसे स्टोर करता है, हमें बस मतलब होता है उसको यूज करने से। तो वो वैसे लोग जिनको बस यूज से मतलब होता है, यूज करने से, उनको कहते हैं एंड यूजर। तो जो एंड यूजर होते हैं वो पी रोम के यानी कि रोम के कंटेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। केवल जो प्रोग्रामर होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू उस रोम पे स्टोर डेटा राइट करते हैं। नेक्स्ट टाइप है ई पी रोम। जो पी रोम था उसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक बार जो हमने लिख दिया वो फिर से दोबारा हम उसे इरेज करके नहीं लिख सकते थे। तो इसलिए एक दूसरा टाइप आया जिसको कहते थे ई पी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें ये होता था कि जो डेटा था वो हम इरेज करके अपने हिसाब से लिख सकते थे। लेट से हमने कोई प्रिंटर में एक रोम लगाया हुआ है, वो पी रोम है, ठीक है। अब वो प्रिंटर ख़राब हो गया हमने, लेकिन उसका जो रोम है वो ठीक है। अब हम उसको निकाल के कैलकुलेटर में लगाना चाहते हैं तो वो हम नहीं लगा सकते क्योंकि वो इरेजेबल नहीं था। लेकिन ईपी रोम में ये था कि हम उसको इरेज करके फिर उस पर जो चाहें उस सिस्टम का कोड लिख सकते थे। तो ये फीचर था ईपी रोम का। तो ईपी रोम में लेकिन जो डेटा इरेज होता था वो इरेज होता था यूवी रे से, यहाँ पे लिखा है मैंने अल्ट्रा वायलेट लाइट से। वो ऐसे इरेज नहीं कर सकता। जो ईपी रूम होता था उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट के सामने, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट के सामने रखा जाता था, फिर वो डेटा इरेज हो जाता था, फिर उस पर प्रोग्राम लिखा जाता था दोबारा। नेक्स्ट जो टाइप आई, अब ईपी रोम में ये जो था
ईपीरोम में ये दिक्कत था कि जब भी हमें अगर इरेज करना है डेटा को तो कंप्यूटर से निकालना होता था, तभी हम इरेज कर पाएंगे उसके डेटा को, नहीं तो ऐसे इरेज नहीं कर सकते थे। तो जो नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें ये था कि हमारा जो मेमोरी हो वो उसी कंप्यूटर में ही रह जाए, ठीक है। और हम चाहते हैं कि उस पर कुछ और कोड लिखते दूसरा, हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होगी मान लो, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे उसके कोड को। तो उसके लिए ईपीरोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता था कि यूवी लाइट की ज़रूरत नहीं होती थी। यूवी लाइट वाले में दिक्कत ये था, यानी कि यहाँ पे ईपीरोम में दिक्कत ये था कि पहले मेमोरी को निकालो, फिर एक पर्टिकुलर डिवाइस में डालो, फिर उस पर यूवी जाएगा, तब जाके वो इरेज होगा। ईपीरोम में क्या होता था कि कंप्यूटर के अंदर ही, मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ पॉसिबल टू इंटीग्रेट द सर्किटरी into the computer so that the EEPROM does not have to be removed from its socket for programming। यानी कि कंप्यूटर से उस मेमोरी को निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, उसी में जो इलेक्ट्रिसिटी होती थी उसी के पल्स के थ्रू उसको इरेज करके हम उसी कंप्यूटर में उसको फिर से कोड कर सकते थे, बाहर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको इरेज कर सकते थे, इसलिए ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो नेक्स्ट टाइप है फ्लैश रोम। फ्लैश रोम भी एक टाइप की हमारी ये ईपीरोम ही है। और फ्लैश रोम में बस ये डिफरेंस होता है, जैसे कि ईपीरोम जो होता है उसमें एक एक बिट इरेज करना पड़ता था, ठीक है। और जो हमारा फ्लैश रोम होता है उसमें एक ब्लॉक होता था, यानी कि एक साथ में हम बहुत सारे बिट्स इरेज कर सकते थे। यानी कि अब एक बार में हम एक बिट इरेज करेंगे और एक मेमोरी में हम एक बार में 8-10 बिट इरेज कर सकते हैं। तो जिसमें ज़्यादा ही बिट एक बार में इरेज होगा वो फास्ट होगा। तो फ्लैश रोम एक तरह से फास्ट था क्योंकि ये ब्लॉक वाइज कंटेंट को इरेज करता था। अब एक ब्लॉक में बहुत सारे बिट्स होते थे और ईपी रोम में एक बार में बस एक ही बिट इरेज होता था। तो बस इतना ही डिफरेंस था ईपी रोम और फ्लैश रोम में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है फ्लैश रोम इज ए टाइप ऑफ ईपी रोम। ये भी एक उसी का ही टाइप है, बस इतना ही डिफरेंस होता है कि फ्लैश रोम में ब्लॉक वाइज इरेज होता है और राइट होता है, जो इसे फास्ट कर देता है ईपी रोम से। जो फ्लैश रोम होता है इसमें कम इलेक्ट्रिसिटी की भी यूज होती है डेटा को इरेज करने के लिए, और ईपी रोम में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की यूज होती थी डेटा को इरेज करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे लिखा ही हुआ है रैम इज कंसिडर रैंडम एक्सेस बिकॉज वी कैन एक्सेस एनी मेमोरी सेल। मतलब हम के मेमोरी के किसी भी सेल को डायरेक्टली कभी भी, मतलब जैसी भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इस पे किस टाइप के डेटा स्टोर होते हैं, इस पे वो डेटा स्टोर करते हैं जो सीपीयू को नीड होते हैं प्रोसेसिंग के टाइम पे, उस टाइप के डेटा यहाँ पे स्टोर होते हैं रैम में। और ये वॉलेटाइल होता है नेचर में रैम। वॉलेटाइल का मतलब ये है कि जब तक मेमोरी में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक डेटा रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी गई डेटा गया। अब रैम जो होता है उसको भी दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, डी रैम यानी कि डायनामिक रैम और एस रैम स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम जो होता है वो सारे कंप्यूटर्स में मिलता है, ठीक है, और ये थोड़ा सा कम महंगा होता है। जो स्टैटिक रैम होता है वो ये महंगा होता है और ये फास्ट भी होता है। आगे आपको पता चल जाएगा क्यों ये फास्ट होता है और क्यों महंगा होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफरेंस, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एस रैम और डी रैम की। सबसे पहला डिफरेंस है फास्टर देन डी रैम। जो स्टैटिक रैम होता है ये फास्टर होता है और डायनामिक रैम स्लोअर होता है। डायनामिक का मतलब होता है कि चेंज होते रहना। डायनामिक रैम में क्या होता है कि जैसे एक ही मेमोरी यूनिट होती है और उसी पे डेटा चेंज होता रहता है, उस पर बेसिकली कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है, उसी कैपेसिटर पे डेटा स्टोर होता रहता है। तो ये स्लोअर होगा क्योंकि पहले मेमोरी इरेज होगी, फिर उसी पे सेम डेटा राइट होगा, फिर जब उस डेटा का काम तक ख़त्म हो गया फिर वो इरेज होगा, फिर उस पर नया डेटा राइट होगा, तो ये स्लो होगा। और जो ये स्टैटिक रैम होता है इसमें एक फिक्स मेमोरी होती है,
कि ये डेटा है, उस पर एक बार राइट हो गया, वो सारा डेटा यूज हो जाएगा, उसके बाद इरेज होगा एक ही बार में। और इसमें एक ही मेमोरी यूनिट पे सारा डेटा स्टोर होगा इरेज कर करके, तो इसलिए ये स्लोअर होता है, ये फास्टर होता है। कॉस्टलियर दैन डी रैम। कॉस्टलियर का मतलब महंगा होता है, फास्ट है, इसमें फीचर है भाई, तो ये महंगा होगा ही होगा। अब ये महंगा होता है और ये कम कॉस्टली होता है, यानी कि लेस कॉस्ट होता है इसका स्टैटिक रैम से। एस रैम रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई। इस रैम में ऐसा होता है कि इसमें डी रैम में कैपेसिटर लगा होता है, इस रैम में कैपेसिटर नहीं लगा होता है। तो कैपेसिटर का ये फ़ायदा होता है कि कैपेसिटर थोड़ी देर चार्ज को होल्ड करके रख सकता है। तो अगर थोड़ी देर इलेक्ट्रिसिटी हट भी जाए तो वो डेटा को स्टोर करके रखेगा, लेकिन इस टाइम में ऐसा नहीं होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हटी तुरंत डेटा उड़ जाएगा। तो इसलिए इसमें कांस्टेंट मतलब कि लगातार इसमें पावर सप्लाई जाते रहता है, इसलिए ज़्यादा पावर सप्लाई यूज करता है। और इसमें कैपेसिटर लगा होता है, तो कैपेसिटर की वजह से इसमें कम पावर सप्लाई जाती है। अब जो हमारा ये होता है एस रैम जो है, इसकी जो सर्किटरी है, यानी कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब इसलिए इसमें लेस स्टोरेज, इसमें कम स्टोरेज होती है, क्योंकि अंदर का जो सर्किट होता है इसके अंदर का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और इसके अंदर का जो सर्किट स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब होता है कम कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मैंने ऊपर बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हम एक्सटर्नली अलग से डेटा को फ्यूचर यूज के लिए सेव करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हमारे सीडी हो गए, पेन ड्राइव हो गया, डीवीडी हो गया। अब ये जो मेमोरी होती है ये होती है वॉलेटाइल, ये होती है नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि एक बार जैसे हमने कोई फाइल स्टोर कर लिया हार्ड डिस्क में या सीडी में या पेन ड्राइव में, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाएगी तब भी उसमें डेटा सेम वैसे ही पड़ा रहता है, तो इसलिए नॉन वोलेटाइल होता है। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। अब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स, मैग्नेटिक मटेरियल कोटेड डिस्क। मैग्नेटिक मटेरियल कोटेड डिस्क में ये होता है कि मैग्नेटिक मटेरियल उसके लेयर पे, उसके सरफेस पे एक कोटेड होता है जिस पे डेटा स्टोर होता है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क या फ्लॉपी डिस्क, ये सारे एग्जांपल है। या हार्ड डिस्क जो है ये भी मैग्नेटिक मटेरियल कोटेड डिस्क का एग्जांपल है। नेक्स्ट ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल का मतलब ये होता है इमेज, तो इमेज रिलेटेड। इमेज में इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब कि जैसे चार्ज, मैग्नेटिक का मतलब भी होता है चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव। तो जब चार्ज है तो इसका मतलब डेटा 1 है। आपको तो ये आपको पता होगा कि कंप्यूटर, अगर नहीं पता होगा तो आप जान लो कि कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो 0-1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर उस पर चार्ज है तो इसका मतलब 1 है, अगर चार्ज नहीं है तो 0 है। वैसे ही जो ऑप्टिकल डिस्क होती हैं उसमें ये होता है कि अगर लाइट बीम है तो वहाँ पे 1 है, अगर डार्क है यानी कि लाइट नहीं है तो वहाँ पे 0 है। तो ये हमारे ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल से CD रोम, DVD, ऐसे ब्लू रे डिस्क, BR डिस्क कहते हैं इसको, USB पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड जो हमारे फ़ोन वगैरह में यूज होता है, फ्लैश मेमोरी कार्ड सेम चीज़ है। माइक्रो ये मेमोरी स्टिक जो होती है ये पहले वाले नोकिया के फ़ोन्स में यूज होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, बस इतना ही डिफरेंस होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी, ये पेज नंबर 9 आप इग्नोर कर देना क्योंकि ये पुरानी वाली बुक में था, मैंने इसमें सब कुछ लिख के दिया है जो भी आपको चाहिए। मेमोरी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक मेमोरी के क्या क्या गुण होने चाहिए, उसका मतलब ये है। तो स्टोरेज कैपेसिटी, जो मेमोरी होता है उसका एक स्टोरेज कैपेसिटी होता है। ऐसा नहीं है कि एक मेमोरी है उसमें जितना मन हम उसमें उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब वो दूसरी हर मेमोरी की एक फिक्स कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट है एक्सेस मोड। एक्सेस मोड मैंने बताया था ऊपर, जिस एक्सेस मोड में हमारा होता है, सॉरी मैंने जो ऊपर एक्सेस मोड बताया था उसमें रैंडम और रीड ओनली था। इसमें जो एक्सेस मोड होता है वो होता है हमारा रैंडम, सीक्वेंशियल एंड डायरेक्टली। तो रैंडम ये होता है कि जिस भी सेल से हमें डेटा लेना है या रीड करना है या राइट करना है उस सेल को डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। सीक्वेंशियल में क्या होता है कि सीक्वेंस में ऊपर से नीचे तक पूरे सीक्वेंस में आता है और फिर वहाँ पे पहुँच के डेटा रीड कर सकते हैं।
और डायरेक्टली में क्या होता है कि डायरेक्टली ये भी एक तरह का रैंडम ही है, बट इसमें डिफरेंस होता है। डायरेक्टली में जो होता है हमारा रीड एंड राइट हेड, वो डायरेक्ट उसी एड्रेस पे पहुंचता है, ठीक है, और उस डेटा को एक्सेस करता है। इसमें एक एड्रेस पर्टिकुलर बताया जाता है, और रैंडम में कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं होता है, जहाँ उसको सेल मिला वहीं पे डेटा राइट कर देगा। एक्सेस टाइम वो टाइम होता है, रीड राइट हेड जो होता है वो डिस्क के ऊपर लगा होता है, जो डेटा को रीड करता है डिस्क से, तो वो होता है रीड राइट हेड। तो रीड राइट हेड द्वारा डेटा रीड करने में या राइट करने में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं एक्सेस टाइम। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हर डिवाइस का अपना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, ये मैंने ऊपर बताया था टाइप्स में कि ऑप्टिकल होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं, वैसे मैकेनिकल डिवाइसेस, मैकेनिकल स्टोरेज जो होता था ये पहले यूज होता था। अब डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसमें टेम्पररी मेमोरी होती है, इसमें बस डेटा तभी स्टोर होता है जब उस डेटा पे प्रोसेस होता है, इस पर हमेशा के लिए डेटा स्टोर नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी गई, डेटा गया, जैसे कि हमारा रैम हो गया। फिर परमानेंट, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, परमानेंट स्टोरेज होता है, जैसे कि हमारा पेन ड्राइव हो गया, एक बार स्टोर कर दिया फिर वो तब तक रह जब तक उसको डिलीट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है वोलेटाइल। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो वोलेटाइल होती है, जैसे हमारा रैम है, जब तक कंप्यूटर चालू रहेगा तब तक रैम में डेटा रहेगा, जैसे ही कंप्यूटर बंद ऐसे डेटा ख़त्म। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब एक बार उस पर डेटा राइट हो गया फिर लाइट जाए आए कंप्यूटर बंद हो, कोई मतलब ही नहीं है, जब तक उसमें डेटा रहेगा जब तक हम उसमें से डेटा को डिलीट नहीं करते हैं। अब इट हैज़ फास्ट एक्सेस टाइम। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसका एक्सेस टाइम फास्ट होता है, क्योंकि ये प्रोसेसर के पास ही होता है, बिल्कुल प्रोसेसर जिसको बार बार यूज एक्सेस करता रहता है, तो ये फास्ट होता है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो स्लो होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो थोड़ा कम महंगा होता है। प्राइमरी मेमोरी में लिमिटेड स्टोरेज होता है, जैसे रैम है 2 GB 4 GB या 8 GB ऐसे करके होता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ये हम एक्सपेंड कर सकते हैं 250 GB 500 GB 1 TB ऐसे। जो प्राइमरी मेमोरी का डेटा ये मैंने बताया था CPU के पास है, प्रोसेसर के पास, इसमें से डेटा हमेशा एक्सेस करता रहता है, तो CPU इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। और जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है इसको CPU डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है, ये डेटा पहले उठ के लोड होता है रैम में, उसके बाद CPU इसको एक्सेस करता है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, ठीक है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो मैग्नेटिक मेमोरी होती है, मैग्नेटिक या ऑप्टिकल। जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो उस टाइप का डेटा कंटेन करता है, यानी कि स्टोर करता है जिसका CPU अभी यूज कर रहा है करेंटली, और इसमें वो यूज होता है, डेटा स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में जिसका CPU अभी यूज नहीं कर रहा है। जब इसको यूज करना होता है तो ये प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। नेक्स्ट, ये मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स, ये आप लर्न कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ बस। सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि 0 1, इसमें से कोई एक बिट के बराबर होता है, एक कैरेक्टर। फिर जो नेक्स्ट होता है वो होता है निब्बल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर जगह पूछा जाता है कंपटीशन, तो ये आप याद रखना। 4 बिट को मिला के एक निब्बल बनता है, 8 बिट्स को मिला के एक बाइट बनता है, ठीक है। अब आगे का जो होता है वो बाइट्स पे चलता है, 1024 बाइट्स मिला के 1 किलोबाइट, ऐसे 1024 पे चलता जाता है आगे। फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या गीगाबाइट कुछ लोग कहते हैं इसको, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड यूटाबाइट। तो फर्स्ट चैप्टर में दैट्स इट, बस इतना ही है।